ये जवाब तो देना होगा प्रवीण दुबे के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जिस दिन पंचायत चुनाव घोषित हुए थे उसी दिन शाम को अपने इसी शो में हमने कहा था कि इतने सारे पेंच इसमें हैं कि तय नहीं हो पा रहा कि चुनाव हो भी पाएंगे या नहीं। हुआ भी भाई, अभी तक इसकी विधिवत घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन चुनाव रद्द कराने की जितनी भी प्रक्रियाएं पूरी होनी थी कमोबेश वे सारी ही पूरी हो चुकी हैं। किसी भी वक्त उसका औपचारिक अनाउंसमेंट हो सकता है। कहते हैं कि आफत बताकर नहीं आती, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार की ये न्योती गई आफत थी। पहले तो परिसीमन आरक्षण मौजूदा दौर के अनुरूप नहीं हुआ, उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि सरकार चुनाव कराने पर आमादा है। कांग्रेस ने विरोध का झंडा उठाया और कोर्ट से उसने आरक्षण ही खत्म करा दिया। उसके बाद जो सियासत शुरू हुई उसने लगातार इस विवाद में आग में घी डालने का काम किया। एक बड़े वोट बैंक की नाराजगी को भांपकर आखिरकार भाजपा सरकार ने क्रम से ही सही, यानी क्रमशः जिसे कहते हैं, लेकिन रद्द करने के निर्णय लेने शुरू किए। जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं उस वक्त तक कोई निर्णय यद्यपि नहीं हो पाया था, लेकिन इन चुनावों को रद्द ही समझा जाए। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस इस अवसर को ठीक से भुना नहीं पाई। यह दिक्कत है उसके साथ कि क्रिकेट की भाषा में नो बॉल के जरिए फ्री हिट को भी बाउंड्री में बदल नहीं पाती कांग्रेस। यदि कांग्रेस चाहती तो इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी बना सकती थी, लेकिन भाजपा ने तत्काल डैमेज कंट्रोल कर लिया। हालांकि डैमेज कंट्रोल कितना हुआ यह अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक बात जरूर हुई कि यदि पंचायत चुनाव ओबीसी वर्ग के बिना होते तो भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो सकती थी 2023 के आम चुनावों में। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि यदि चुनाव रद्द हुए तो इसे किसकी जीत और किसकी हार समझा जाए। किस पार्टी को आने वाले दिनों में इसका माइलेज मिलेगा। क्या अब ओबीसी वोटर्स की सारी नाराजगी दूर हो गई, ये मान लिया जाए? और वही सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये न्योती गई आफत थी। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है जिसके पास हम ये सारे सवाल लेकर जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, एमपी में कानूनी फेर में फंसे पंचायत चुनाव पक्ष विपक्ष के लिए ऐसी चुनौती साबित हुए जिसे ना उगला जाए ना निगला जाए। 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली का पेंच फंसा। रोटेशन पर कोर्ट पहुंची कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ गया। ओबीसी रिजर्व सीटों पर भी चुनाव अटक गया। आखिर में चुनाव ही रद्द हो गए। इधर सतना पहुंचे छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची तब अध्यादेश वापस लिया। चुनाव होने चाहिए लेकिन संविधान में दिए प्रावधान के मुताबिक। संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप काम करने से कौन रोक रहा है, लेकिन संविधान के विपरीत जाके काम करेंगे तभी रोकेंगे। क्या ये लोग चाहते थे कि चुनाव हो? क्या आज इलेक्शन कमीशन की बैठक भी है? क्या लगता है कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो नियम है, जो संविधान में जो प्रावधान है उसका पालन होना चाहिए। रविवार को शिवराज कैबिनेट ने पंचायत चुनाव निरस्त करने मोहर लगाई। प्रस्ताव राज्यपाल के पास पहुंच गया। दलील ये कि बगैर ओबीसी आरक्षण और बढ़ते कोरोना के बीच चुनाव संभव नहीं। उस पर गृह मंत्री की दलील, कोर्ट के चक्कर लगा लगाकर कांग्रेस ने पंचायत चुनाव और उसमें ओबीसी आरक्षण रद्द करा दिया। उनकी गलती की वजह से चलता हुआ चुनाव रुका। हम सबको साथ लेके चुनाव कर रहे थे, उसमें पिछड़े भी थे, सामान्य भी थे, एससी भी थे, एसटी भी थे, लेकिन इनको चूंकि हार का डर सताता है और ये कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में गए और चैलेंज किया कि हमने जो अध्यादेश लाए हैं वो गलत है, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। फिर दोबारा हाई कोर्ट गए, फिर तिवारा गए, फिर चौथी बार गए, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर सब जगह गए, लेकिन कहीं से भी कांग्रेस के लोग जो कहते थे हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना और अध्यादेश को सही माना, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट में भेज दिया। सवाल बड़े वोट बैंक का है। मोर्चेबंदी भी दोनों ओर से, जीत के दावे भी दोनों तरफ से, लेकिन क्या इतने भर से डैमेज कंट्रोल हो गया? आखिर कहां चूक गई कांग्रेस? आखिर में आधिकारिक घोषणा के बगैर मान लीजिए पंचायत चुनाव रद्द हो चुके हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण पर सियासी आग भड़क चुकी है। 2023 में कौन झुलसेगा ये वक्त बताएगा। सतना से शिवेंद्र बघेल, भोपाल से रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो रस्मन उन मेहमानों का सबसे पहले परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है अवनीश सिंह बुंदेला, कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अवनीश जी का। दूसरे मेहमान हैं आशीष अग्रवाल, ये बीजेपी के युवा ऊर्जावान विद्वान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आशीष जी का। और तीसरे मेहमान हैं दिनेश निगम त्यागी, ये पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। त्यागी जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे आशीष अग्रवाल जी से। आशीष अग्रवाल जी, जो अभी तक की जितनी सारी कवायद, जो हमने अपने एंकर में भी कहा कि सब कुछ क्रमशः हमने देख लिया, औपचारिक अनाउंसमेंट भले नहीं हुए रद्द होने के, लेकिन कवायद पूरी हो गई। नहीं लगता आपको कि बड़ी न्योती गई आफत थी ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराना? नहीं, देखिए, न्योता तो बिल्कुल नहीं था, परंतु ये षड्यंत्र कांग्रेसियों ने जरूर किया था, जिसको हमने विफल कर दिया। बहुत स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनावों के पक्ष में थी। हम चाहते थे कि सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता से ये चुनाव हो, सबका साथ सबका विकास हो, 27% पिछड़े आरक्षण के साथ ये चुनाव हो। परंतु कांग्रेस को जो प्रत्याशित हार से डर था, उससे बचने के लिए उन्होंने जगह जगह हर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अंत में उसका हर्ष ये हुआ कि ओबीसी वर्ग से 27% आरक्षण छिन गया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रतिबद्ध थी कि अगर चुनाव होंगे तो 27% आरक्षण के साथ होंगे, तो हमने सदन में संकल्प पारित किया जो सर्वसम्मति से लिया गया, परंतु नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने उसमें हाथ खड़ा नहीं किया। और आज आगे बढ़ के सरकार ने और जो अपनी प्रक्रियाएं थी वो पूरी की, और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग भी विधिक राय के बाद इन चुनावों को टालने का ही निर्णय लेगा। इस चुनाव को आगे भी जब कराया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता से पिछड़ों को 27% आरक्षण लेकर ही इस चुनाव को सुनिश्चित करेगी। ठीक है, अवनीश बुंदेला जी को इन करते हैं। अवनीश जी, होम मिनिस्टर जो हैं नरोत्तम मिश्रा, और आशीष जी को भी आपने सुन लिया, वो भी कह रहे हैं कि साहब ये तो इन लोगों ने इनकी गलती के कारण चुनाव टला। ये लोग तो बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे थे, तमाम ओबीसी वर्ग के भले के साथ। सारा जो रायता ढोला है वो आपने ढोला। देखिए सर, नरोत्तम मिश्रा जी की बात को तो मुझे लगता भाजपा खुद ही संजीदगी से नहीं लेती, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं, ऐसे मंत्री हैं जो अपने विभाग को छोड़कर सारी बातें करते हैं। वर्तमान में वो सनी लियोनी है भाई सरकार की, इसीलिए सब बात करते हैं। सर, वर्तमान में वो सनी लियोनी के डांस के पीछे पड़े हैं, तो चलिए वो एक अलग विषय है। मैं वही बात बता रहा हूँ, वहां से शुरू करता हूँ। अगर आप इसमें स्पष्ट तौर पे देखें प्रवीण जी, कि ना तो शुरुआत से ना तो शिवराज सरकार की नीति स्पष्ट थी, ना ही नियत साफ थी। आपने परिसीमन नहीं कराया, आप 17 साल से सत्ता में बैठे, आपने रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं किया। आप हम पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस। अरे साहब, आप 17 साल से आप क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूं पिछड़े वर्ग के लिए कांग्रेस ने क्या किया। याद करें प्रवीण भाई, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही 14% आरक्षण 1993 में पिछड़े वर्ग को दिया था। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने उसको बढ़ाकर 27 किया, तो उस समय भी उमा भारती ने उसको कैंसिल किया था, और उसके बाद फिर माननीय कमलनाथ जी ने फिर से उसको 27 किया। उसके बाद फिर उन्होंने उसको फिर हटाया, खत्म ही करा है कोर्ट, बिल्कुल खत्म। तो मैं वही बता रहा हूं प्रवीण जी, ये चाहते ही नहीं थे कि चुनाव, क्योंकि इनको मालूम है, इनके कई विधायक ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं कि हम नहीं चाहते चुनाव हो, क्योंकि उनको मालूम है अब विधानसभा चुनाव में देरी नहीं है। और उनका कहना है कि सरपंच एक बनता और नाराज 10 होते हैं साहब। तो ये भाजपा का बहुत पहले सवाल दिनेश निगम त्यागी जी को करूंगा। त्यागी जी, वही सवाल जो हम बिल्कुल जिससे हमने शुरुआत की थी, और ये दोनों की राजनीतिक मजबूरी है कि उस पर खुल के नहीं बोल सकते। आपकी तो कतई ऐसी नहीं, ना मेरी। ये क्या न्योती गई आफत थी? आपको लगता है कि ये एक तरह से बर्र के छत में हाथ डाल दिया इन लोगों ने, दोनों नहीं लगभग, और अब लगा कि यार अब कैसे करके हाथ बचाया जाए? प्रवीण जी, इसमें दोनों तरफ ने आग में हाथ डाला, ये बात सही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं मानूंगा कि इसमें भाजपा कुछ पिछड़ गई। जो राजनीति होती है, राजनीति में हमेशा सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे का जो चाहते हैं वैसा नहीं करते हैं। कमलनाथ जी ने जो परसीमन किया, कमलनाथ जी ने जो आरक्षण किया, सरकार चाहती थी उसके अनुसार चुनाव न हो, इसलिए सरकार अध्यादेश ले आई। अध्यादेश ले आई, कमलनाथ ने जो किया था उसको कैंसिल कर दिया। अध्यादेश के आधार पर चुनाव हो रहे थे, तो कांग्रेस ने सोचा कि हम अध्यादेश के आधार पर चुनाव नहीं होंगे, रोटेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, तो कांग्रेस कोर्ट चली गई। कोर्ट में जाने के बाद दोनों फंस गए। वहां कोर्ट ने रोटेशन और परिसीमन की जगह आरक्षण ही समाप्त कर दिया। अब वहां पर ना सत्ता पक्ष के वकील कुछ बोले, ना कांग्रेस पक्ष के वकील बोले, इस रिजर्वेशन ही खत्म कर दिया। अब बाद में वो गले की फांस बन गई। सरकार चाहती तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी बिना आरक्षण की चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती रुक जाती,
लेकिन उस दिशा में कोई प्रयास हुआ नहीं। कांग्रेस तो चाहती थी। आज की स्थिति यह है कि अब चुनाव कैंसिल हो चाहे ना हो, ये तो मान लीजिए कि अपन पहले दिन से उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, पहले से चर्चा कर रहे थे कि चुनाव कैंसिल होना तय है, पंचायत चुनाव बिना आरक्षण के नहीं होंगे। अब बिना आरक्षण के चुनाव होते तो सरकार की फजीहत थी, अब चुनाव रद्द होते हैं तो इतने लोग मैदान में आ चुके हैं, इतने लोग फार्म भर चुके हैं, इतने लोग पैसा खर्च ये सवाल लेके उनकी नाराजगी का सामना सरकार को करना जरूर। तो ये सवाल लेके जाऊंगा, एक बार रुकूंगा त्यागी साहब आपको, मैं पहले आशीष जी को इनका लेता हूं। आशीष जी, ये जो बात आशीष जी बात ये कह रहे हैं त्यागी जी, और दूसरी बात मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये कवायद जो है, ये ठीक है कि आप क्रेडिट ले रहे हो और दिख भी रहा भाई, चलिए ठीक है आपने किया सारा कुछ, कोविड तक को ले आए थे आप तो कि साहब कोविड के कारण भी रद्द हो जाने चाहिए। 2-1 बयान आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के भी आ गए, होम मिनिस्टर के भी आ गए, कोर्ट भी चले गए, फिर अध्यादेश वापस का भी कर लिया। तो ये उसी दिन कर लेते ना जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने तो 17 दिसंबर को तय कर दिया था। आज हम लगभग 29 के आसपास बचे हैं, 28-29 दिसंबर में। देखिए, मुझे लगता है कि विधानसभा का सत्र उस समय नजदीक था और ये जो संकल्प है वो इस मध्य प्रदेश के हर चुने हुए जनप्रतिनिधि के डेस्क के सामने से निकले। इसके लिए हमने विधानसभा सत्र में सर्वसम्मति से इस निर्णय को पारित कराया और उसमें चर्चा भी आमंत्रित की और उसमें आपको सहज रूप से यह समझ भी आया होगा किस तरीके से कमलनाथ जी असहज दिखे। मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि सरपंच चुनाव में जीतता एक है और नाराज 10 होते हैं, तो यही तो हम आप पे आरोप लगाते रहे हैं कि यही आपकी मानसिकता थी जिसको आज आपने जग जाहिर कर दिया, जिस कारण 2019 से मार्च 2020 तक कमलनाथ सरकार ने चुनाव नहीं कराए। आपने तो परिसीमन की प्रक्रिया 2019 जनवरी में प्रारंभ की थी और उसके बाद आप 14 महीने तक क्यों हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे? क्योंकि आपको मालूम था कि आपकी अल्पमत की सरकार इन चुनाव को होने के बाद टिक नहीं पाएगी और उसके बाद आपने जो परिसीमन किया वो अपने आप में विवादास्पद और विवादों से घरा है। नॉर्मल जो परिसीमन होती है उसमें 100-125 पंचायतें प्रभावित होती हैं, आपने 1200 पंचायतें प्रभावित कर दी। तो आपका तो हर कदम ही शक की निगाह से घिरा होना चाहिए और ओबीसी को शक की निगाह से घिरा होता है। जवाब लेता के तहत जो आप आशीष जी की बात का जवाब दें। प्रवीण जी, एक मेरा सवाल ले लीजिए जो हमने अपने पैकेज में किया अभी, जो मैं कह भी रहा हूं कि इस मामले में त्यागी जी भी सहमत है। शुरुआत में ऐसे लगा था कि बीजेपी बैकफुट में है, आप बहुत अच्छे से कैश करा सकते थे, लेकिन क्रिकेट की भाषा में नो बॉल मिलती है, नो बॉल के बाद की जो फ्री हिट मिलती है उसमें ही रन नहीं बना पाते भाई आप लोग। वो फ्री हिट में तो मार देते तो अभी ये देशव्यापी हो जाता है ये मामला, लेकिन अब बीजेपी फिर अपर हैंड होने की तरफ आ गई। देखिए प्रवीण जी, पहले तो मैं आशीष जी की बात के ऊपर कह दूं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब 14 महीने में आप सब कुछ कराना चाहते थे लेकिन 17 साल में आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। बहुत अच्छी बात है, इससे साबित होता है कि ये भाजपा काम करने में कितनी निकम्मी और नाकारा है। प्रवीण जी, पहली बात का जवाब। अब दूसरी बात प्रवीण जी, आप जो कह रहे हैं आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन प्रवीण जी आप जानते शुरुआत से कांग्रेस कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करती। देखिए हम मानते हैं कि ओबीसी वर्ग, हम तो ये मानते हैं कि ओबीसी वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है कि हम उनके ऊपर राजनीति करें। हां, हम अदालत गए, हम ओबीसी वर्ग के हितों के लिए अदालत गए। हम आज नहीं, हम पहले भी जाते रहे। हमने 14 किया, हमने 27 किया, आपने क्या किया? सब कई तरह से कदम चला आपने, कई बार तो वो नहीं किया आपने, कहा हम तो गए नहीं। पहले आप कह रहे थे तनखा जी तो वकील हैं। सर मैं अभी की कांग्रेस नहीं गई कह रहे थे आप। आज की बात नहीं कह रहा हूं, मैं शुरुआत से बात कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी से लेकर अब तक सदैव आदिवासी हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, हमने सदैव उनके हितों की लड़ाई लड़ी है। और भाजपा ने क्या किया? आदिवासियों के हितों में छुरा घोंपा, उनकी पीठ में छुरा घोंपा। और यहां क्या किया? यहां भी आप देखें पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा। दिनेश जी को इन करता हूं। दिनेश जी, आपको लगता है ओबीसी की जो नाराजगी थी हम देख रहे थे, बहुत क्लियर दिख रही थी, और मुझे लगता है इन दोनों ने भी देखी होगी, इसीलिए ये सब जो कसरत है वो शुरू हुई कि कैसे भी करके कैंसिल किया जाना चाहिए। पब्लिक को भी दिख रही थी, जो भी जागरूक हैं जर्नलिस्ट उन सबको दिख रही थी। तो आपको लगता है कि ओबीसी की नाराजगी अब कुछ कम हो जाएगी? नंबर 1 और नंबर 2, किसे माइलेज मिलेगा इस पूरे घटनाक्रम का, किस पार्टी को आपकी नजर में? मुझे लगता है प्रवीण जी दोनों नुकसान उठाने वाले हैं। ज़्यादा नुकसान आमतौर पर सरकार को होता है, लेकिन जहां तक इसमें मुकाबले में रहने का सवाल है तो कांग्रेस की तरफ तो अकेले कमलनाथ दिखते हैं। आप सामने देखिए तो शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं, बीडी शर्मा बोल रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा बोल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह बोल रहे हैं, पूरी भाजपा, उमा जी बोल रही हैं, उमा जी भी बोल रही हैं मुकाबला करने के लिए।
उमा जी बोल रही हैं, जी जी हर कोई बोल रहा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से अगर कोई बोल रहा है तो कमलनाथ बोल रहे हैं, कमलनाथ के ट्वीट आ रहे हैं। जैसा मैदानी मोर्चा संभालना चाहिए कांग्रेस को, वैसा मोर्चा कांग्रेस नहीं संभाल पा रही है। तो इस मामले में, लड़ाई के मामले में तो भाजपा आगे दिखती है, लेकिन चूंकि सत्ता में है इस कारण अब नुकसान किसको ज्यादा होगा किसको कम ये नहीं कह सकते। लेकिन ये लड़ाई बहुत खंदक की, जैसे आदिवासियों के लिए अभी लड़ाई चल रही थी कांग्रेस भाजपा के बीच, अब पिछड़ा वर्ग उससे बड़ा मुद्दा बन गया है और ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। इस कौन फायदा ले पाता है कौन नहीं ले पाता आगे है, तो तक जाएगी। बहुत सही बात करें आप। एक बार आशीष जी को इन करता हूं वो उस पहले सवाल के साथ जो त्यागी जी ने उठाया था, हमारी एक आज के विषय का एजेंडा भी है। तो जिन जिन लोगों ने पैसे खर्च कर दिए आशीष जी, जो लोग, बहुत सारे मेरे भी जानकार हैं, आपके भी जानकार होंगे, वो जो नकली बैलेट पेपर छपवाना पड़ता है अपने वोटर को बताने के लिए, वो भी छपवा लिए, बैनर पोस्टर होर्डिंग तमाम सब कर दिया, उनका क्या, वो नाराज नहीं होंगे आपसे? ये देखिए, आदरणीय दिनेश निगम त्यागी जी बोल रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से सिर्फ कमलनाथ बोल रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जी बोल तो रहे हैं, कभी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, कभी गौवंश को काट के खाने की वकालत कर रहे हैं, कभी लड़कियों की जीन्स पर फब्तियां कस रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी पूर्ण मग्न होकर काम कर रहे हैं और बाकी कांग्रेसी भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी अपने अपने रुचि के विषयों में लगे हुए। जहां तक उन प्रत्याशियों का विषय है, देखिए ये कोई निर्णय लिया गया विषय नहीं है, ये तो परिस्थिति जन्य बात है। और जब परिस्थिति जन्य बात होती है तो समाज भी समझता है। मध्य प्रदेश का हर एक नागरिक चाहता है कि सामाजिक समरसता से ये चुनाव हो, इसीलिए सर्वसम्मति से उस विधानसभा के पटल पे पारित हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा। और हम कहां कह रहे हैं कि ये चुनाव नहीं होंगे, अति शीघ्र ये चुनाव होंगे, पर जो अहर्ताएं पूरी करनी है ताकि पिछड़ों को 27% आरक्षण मिले, कांग्रेसियों के षड्यंत्र को हराने के बाद ये चुनाव होंगे और जिसने जो मेहनत की है वो उसके काम आएगी। पता लगे वो परिसीमन और आरक्षण में वो बेचारा सरपंच का पद ही मारा गया। खैर ये अलग बहस का विषय हो सकता है। मैं अवनीश जी को इन कर लेता हूं। तो अवनीश जी, जो त्यागी जी भी कह रहे थे कि आपके तरफ से फिर क्यों नहीं दिखना, आपका तो इतना बड़ा ओबीसी चेहरा है जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है अरुण यादव, वो कहां दिख रहे हैं इनकी पार्टी से? इसमें तो दो राय नहीं, मैं सहमत हूं दिनेश निगम त्यागी जी की बात से कि इनकी पार्टी में अलग अलग तरह के नेता दिख रहे हैं, ओबीसी भी दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। आपके यहाँ से कमलनाथ जी अकेले क्यों दिखते हैं? सर, कमलनाथ जी के साथ साथ आप देखें अरुण यादव जी उनकी भी तो दिख रहे फसल ही हैं, कट गई कांतिलाल ना। भूरिया जी भी दिख रहे हैं, हमारे कई नेता दिख रहे हैं। बाकी अभी जो बात कर रहे थे गौवंश की, मुझे आश्चर्य होता है कि भाजपा का इतना मानसिक दिवालियापन कैसे हो सकता है। यही आईटी एक्ट लेकर आते हैं और दिग्विजय सिंह जी का जो बयान था, भाषण था, किस तरह से ने ट्रोल करके उसको कट करके चला। शर्म आनी चाहिए इस तरह की। अरे साहब, आपके सावरकर ने कहा है, उस बात को पूरा सुनिए। इस तरह की, मुझे लगता है इस तरह की बातें इस मंच पर बैठ के नहीं करनी चाहिए, पहली बात। और आप कर रहे हैं आदिवासियों के हितों की बात, पिछड़ा वर्ग के करोड़ों रुपए खर्च करते हो, मोदी जी को बुलाते थी भोपाल में, और जब आदिवासी को देने की बात आती 400 रुपए पट्टी देते हो। शर्म करो, डूब मरो। इससे साबित होता है कि ना तो आप आदिवासियों के हितैषी हो, ना पिछड़ा वर्ग के हितैषी हो। अगर पिछड़ा वर्ग के हितैषी होते तो आपने पिछले, अगर कहूं तो 2 साल कुल मिला के आपकी सरकार को होने जा रहे हैं, आपने 28 उपचुनाव लड़ लिए, 1 उपचुनाव दमोह का लड़ लिया, 4 फिर लड़ लिया, लेकिन आपको पंचायत चुनाव की चिंता नहीं हुई, ना ही आपने उसके बारे में बात की, क्योंकि आपकी नीति और नियत साफ नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत, अब इन कर लेते हैं एक बार आशीष जी को। आशीष जी, आज तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल, वो तक अपना मतलब क्षेत्राधिकार लांग के, उनके बगल वाले राज्य के हैं हम, लेकिन वो एमपी में आए थे और वो भी तंज कर गए आप लोगों के ऊपर कि भाई ये मतलब संविधान का एक तरह से मखौल उड़ा रहे हो आप लोग। शब्द उनके ये नहीं थे, भाव कमोबेश वैसे ही थे। आशीष अग्रवाल, देखिए, संविधान का मखौल तो सिर्फ एक ही दल उड़ा सकता है, वो है कांग्रेस। दूसरा, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की जानकारी नहीं रखते हैं, अपितु पूरे देश की जानकारी रखते हैं। कोरोना से जब वो प्रभावित था छत्तीसगढ़, तो वो दूसरे राज्य में चुनाव लड़वा रहे थे। फिर इन्होंने कहा आप सकते हो रात को भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज के लिए क्या किया। तो देखिए, तथ्यात्मक रूप से देखें तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 40-45 साल तक राज्य किया। ये तो कांग्रेसियों ने आदिवासियों के जो महापुरुष थे उनको भी स्थापित नहीं किया। ये मध्य प्रदेश बिरसा मुंडा कौन है, आजादी के 75 साल बाद जान पाया। रानी कमलापति कौन है, आजादी के 75 साल बाद मालूम पड़ा। तो कांग्रेसियों ने तो 75 साल में से 45 साल बर्बाद किए। अब भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लिए काम कर रही है, तो ये बौखला रहे हैं। ठीक है, एक बार दिनेश निगम त्यागी जी को इन करूंगा। त्यागी साहब, इस पूरे मसले में अब मतलब इतना सारा ये मच गया ये मामला पूरी तरह से, तो आपको अब लगता है कि आने वाले दौर की पूरी सियासत
जिसमें हम ये भी देख सकते हैं, निगम मंडल देखा, हो सकता मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाए, तो आने वाली पूरी सियासत ये ओबीसी ड्रिवन ही तो नहीं हो जाएगी कहीं? बिल्कुल प्रवीण जी, आपका अंदाज सही है और हर कोई ये सोच रहा है कि अब पूरी राजनीति पिछड़ों पर केंद्रित हो जाएगी। अभी तक पिछड़ा मुद्दा नहीं था, पिछड़े वर्गों से मुख्यमंत्री ज़्यादा भाजपा ने दिए हैं और भाजपा ये मान के चल रही थी पिछड़े हमारे साथ हैं, लेकिन इस लड़ाई में पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अब आदिवासी एक तरफ हो जाएंगे, दूसरे वर्ग एक तरफ हो जाएंगे, पिछड़ों को लेकर लड़ाई होगी। और जैसा आपने अरुण यादव का नाम लिया था, मैंने जो पहले कहा था कि कमलनाथ अकेले हैं, बाकी भाजपा में बहुत सारे नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन वो मैदान में नहीं है। भाजपा की तरफ से सारे नेता मैदान में हैं। मेरी बात पे आशीष अग्रवाल जी ने कहा था कि इस दिग्विजय सिंह है, इस मुद्दे पे उस मुद्दे पर, तो ये चर्चा आज पिछड़ों पे हो रही है, दूसरे मुद्दों पर नहीं हो रही है। और जहां तक दूसरे मुद्दों का सवाल है, अगर दिग्विजय सिंह दूसरे मुद्दों पर बोलते हैं तो भाजपा में भी दूसरे मुद्दों पर बोलने वाले कम नहीं है, वो भी प्रतिवाद करते हैं, हमला भी करते हैं। और राहुल क्लोजिंग रिमार्क बहुत छोटा सा जल्दी से, अवनीश बुंदेला साहब हाथ से वक्त फिसल रहा है। अगला अब आपको नहीं लगता कि अब ओबीसी लीडर आपको भी चेहरे सामने लाने पड़ेंगे? बीजेपी के पास हैं और हैं ऐसे कि जो दिख रहे हैं, दम से दिख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जी दिख रहे हैं दम से, शिवराज जी हैं ही ऑलरेडी, और उमा जी भी दिख रही हैं, बाकी सब नेता दिख रहे हैं। आपको भी अब ओबीसी लीडर लाने पड़ेंगे सामने। हमारे कमलेश्वर पटेल जी निरंतर इस विषय पर आके बात कर रहे हैं। इस बार 2 बार उन्होंने इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और बाकी उमा भारती की बात है तो मुझे ऐसा लग रहा है उमा भारती पिछड़ा वर्ग पर, आरक्षण पर कम, वो अपनी सरकार पर ज्यादा बरस रही, चाहे वो शराबबंदी की बात हो, लठ लेकर उतरने की बात करती, और कई सारी बातें। मुझे लगता है उसका जवाब भाजपा को शिवराज, ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के बाद। लेकिन जिन सवालों के साथ हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी, कमोबेश वो सारे सवाल अनुत्तरित रह गए। अनुत्तरित रहने की वजह यह है कि ये सब जो है वो नतीजों पर बेस्ड थे कि क्या असर होगा, किसकी हार, किसकी जीत, किस पार्टी में आने वाले दिनों में किस तरह के बदलाव होंगे। तो ये सारा जो है ये भविष्य के गर्त में है। लिहाजा अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एमपी की सियासत आने वाले दिनों में ओबीसी के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाएगी। आज के लिए इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।